नमस्कार दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 22 अक्टूबर से सारी न्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, भारत ने रचा 100 करोड़ डोज का इतिहास। ये समझिएगा 100 करोड़ डोज क्या होता है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है तो उसे एक व्यक्ति को कितना डोज लगना होता है, 2 डोज, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। कोई दूसरा व्यक्ति है, इसे भी लगना है 2 डोज, लेकिन लगा है 1 डोज। ठीक है, तो कितने डोज हो गया, 1 डोज, 2 डोज और 3 डोज। तो इसी प्रकार से जो है 100 करोड़ डोज भारत में लग चुका है। कितने, 100 करोड़ डोज जो आपके भारत में लग चुका है। और आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि जो 100वां करोड़ डोज है किसे लगा, तो नोट कीजिएगा, वाराणसी के रहने वाले दिव्यांग अरुण राय को लगा है। ठीक है, दिव्यांग अरुण राय। जो अरुण राय हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा के दिव्यांग प्रकोष्ठ अध्यक्ष और वाराणसी निवासी हैं। उसके बाद यहाँ पर पढ़ लीजिए कि कितने पुरुष को लगा है, तो 51.92 जो करोड़ हैं पुरुष को लगा है, और महिला कितना लगा है, तो 48.23 करोड़ डोज लगा है महिला को। इसमें ये भी जान लीजिए कि सबसे अधिक कौन सा वैक्सीन दिया गया है, तो कोविशील्ड दिया गया है। ठीक है, कोविशील्ड सबसे अधिक दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 88.61 करोड़ दिया गया है। जबकि कोवैक्सीन, इसमें बुखार नहीं आता है कोवैक्सीन में, तो कितने लोगों को दिया गया है जो भारत बायोटेक बनाता है, तो 11.46 करोड़ लोगों को दिया गया है। ठीक है, 11.46 करोड़ लोगों को दिया गया है। उसके बाद आपको याद रखना है कि पूरे दुनिया में कितना करोड़ डोज अभी लगा है, तो पूरे दुनिया में 700 करोड़ डोज लगा है। उसमें से सिर्फ भारत में कितना परसेंट लगा है, तो भारत में अकेले 15% लगा, मतलब 100 करोड़ डोज लग चुका है भारत में अकेले। साथ में आपको याद रखना है कि भारत जो है 5.5 करोड़ डोज जो है दूसरे देशों को निर्यात भी किया है कोरोना वैक्सीन। ठीक है, कोरोना वैक्सीन को कल आपको बता चुके थे कि प्रथम जो कोरोना वैक्सीन किसे लगा था, तो मनीष कुमार को लगा था। किसे लगा था, मनीष कुमार को। और पहला मामला कहाँ पर आया था, तो पहला मामला आया था केरल में। और कोरोना से पहला मौत कहाँ पर हुआ था, तो कर्नाटक में पहला मौत हुआ था। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है FATF, यहाँ लिख देते हैं FATF की निगरानी सूची में बना रहेगा पाकिस्तान। तो सबसे पहले समझिए FATF के बारे में। तो FATF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, पेरिस फ्रांस में। और आपको याद रखना है कि कितने मेंबर इसमें हैं, तो टोटल आपके मेंबर हैं 37। कितने हैं, 37। और साथ में ये भी याद रखना है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है FATF। ठीक है, जो FATF का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका 2 उद्देश्य होता है। तो पहला उद्देश्य है कि काले धन को वैध बनाने से रोकना, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखना। और दूसरा इसका उद्देश्य है कि आतंकवाद को धन मुहैया कराने से रोकना। पहला क्या है, काले धन, जो काला धन है जो इलीगल तरीके से कमाया गया है, उसे वैध कराने पर रोक लगाना। और दूसरा है आतंकवाद को धन मुहैया कराने पर रोक लगाना। ये दोनों काम है किसका, FATF को। तो आपको याद रखना है कि जो पाकिस्तान को जो है रखा गया आपके निगरानी सूची, मतलब ग्रे लिस्ट में, यहाँ पर लिखा हुआ कहीं पर पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो किसके आधार पर रखा गया है, तो काले धन को वैध बनाने और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के संबंध में बेहतर काम नहीं किया, इसीलिए पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। साथ में आपको याद रखना है कि जो आपके FATF है, जो FATF है 34 मुद्दे पर आपको काम करने के लिए किसी भी देश को देती है कि आपको 34 मुद्दे पर काम करना है, 34 पॉइंट पर काम करना है। तो पाकिस्तान ने 30 पॉइंट पर काम किया, जबकि पाकिस्तान ने 4 पॉइंट पर काम नहीं किया। तो इसीलिए पाकिस्तान को जो है दोबारा ग्रे लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान है ग्रे लिस्ट में कब से बना हुआ है, तो 2018 से ही पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इससे पाकिस्तान को घाटा क्या होगा, तो इससे पाकिस्तान को घाटा होगा
कि पाकिस्तान को जो है वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। और IMF, इससे भी आपको पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगा। साथ में जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, उससे भी आपको पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले से ही ख़राब है और ख़राब हो जाएगी। जो FATF ने बोला पाकिस्तान को कि आप जो है जो 4 बिंदु है उस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि एक पाकिस्तान का मित्र देश है जिसका नाम क्या है, टर्की जो है FATF, जो टर्की है पाकिस्तान का मित्र देश था, जो बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाते रहता था और साथ में पाकिस्तान को जो है ब्लैक लिस्ट से FATF में ब्लैक लिस्ट में होने से बचाते रहता था। लेकिन अब जो टर्की है खुद ही फंस गया है कि जो टर्की ने काले धन को वैध बनाने और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के संबंध में जो है टर्की को खुद ही जो है FATF ने डाल दिया है ग्रे लिस्ट में। नोट कर लीजिएगा कौन सा देश को, टर्की को भी जो आपकी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। आपको हम टर्की का मैप दिखा देते हैं कहाँ पर टर्की है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो FATF है इसमें 2 और कंट्री ब्लैक लिस्ट में है। कौन कौन ब्लैक लिस्ट में, तो ईरान, नोट कर लीजिएगा, ईरान और उत्तरी कोरिया, और भी कंट्री हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपको बताए हैं। ईरान और उत्तरी कोरिया को जो है ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, इतना आपको याद रखना है। एक बार आप जो है मैप देख लीजिए कि टर्की कहाँ पर है। ये आपके टर्की है और टर्की जो है, टर्की के ऊपर में देखिए नॉर्थ में ये आपके ब्लैक सी है जिसे बोलते हैं काला सागर, और साउथ में टर्की के है भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर। ये आपके यहाँ पर देखिए जो भूमध्य सागर में एक देश है साइप्रस, जो साइप्रस के ऊपर वाला इलाका है उस पर टर्की का अधिकार है। टर्की भी इलीगल तरीके से जो साइप्रस के नॉर्थ वाला इलाका है उस पर अधिकार कर लेता है। जो टर्की है, टर्की 2 महाद्वीप में, एशिया में भी है, टर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी है। ये जो इलाका है आपके यूरोप में है, ठीक है, यूरोप में है। उसके बाद देखिए टर्की की जो सीमा किन किन देशों से लगती है, तो जो टर्की है उसकी सीमा जो है एशिया में लगती है जॉर्जिया से, आर्मेनिया से, ईरान से, इराक से, यहाँ देखिए इराक से लगता है ना, ये ईरान से लगता है। उसके बाद आपके सीरिया से लगता है। उसके बाद यूरोप में किससे लगता है, तो यूरोप में लगता है ग्रीस से और ऊपर में ये बुल्गारिया, ठीक है, ग्रीस और बुल्गारिया से लगता है। जो टर्की है, टर्की के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो एर्दोगन टर्की के राष्ट्रपति का नाम है और मुद्रा क्या है, लीरा, क्योंकि आपको पता है कि लीरा अभी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। और किस लिए नीचे आ गया, क्योंकि टर्की के जो है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो है ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। मतलब कि पाकिस्तान और टर्की दोनों दोस्त थे, दोनों को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है कि कचरा प्रबंधन और पर्यटन पर पोलैंड के साथ मिलकर काम करेगी दिल्ली सरकार। पोलैंड आपके एक यूरोपियन कंट्री है और पोलैंड के साथ में जो है मिलकर कचरा प्रबंधन और पर्यटन पर दिल्ली सरकार काम करेगी। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट है कि भारत पहली बार रक्षा उत्पाद निर्यात करने वाले 25 देशों में शामिल किसके द्वारा बोला गया है, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बोला गया है। और किसके रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। साथ में भारत का लक्ष्य है कि 2024-25 तक जो है एरोस्पेस और रक्षा उत्पाद एवं सेवाओं का जो है 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात करे, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि आज से भारत दौरे पर होगी ब्रिटिश विदेश मंत्री। तो जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री उनका नाम क्या है, तो एलिजाबेथ ट्रस नाम है, ठीक है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो बोरिस जॉनसन है। भारत इजराइल के संबंध किसी चेहरे के मोहताज नहीं, किसके द्वारा बोला गया है, एस जयशंकर के द्वारा बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत चीन के मिलकर काम करने को सीमा पर शांति जरूरी। तो अगर सीमा पर शांति रहेगा तभी भारत और चीन जो है आसानी से मिलकर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीके की 100 करोड़ डोज से तेज होगी आर्थिक रिकवरी। होटल, रेस्टोरेंट्स व विमान जैसे उद्योग सुधार की राह पर, दोहरे अंक की विकास दर का लक्ष्य हासिल करना संभव। उसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है कि विकास दर जो है
5% रहने का अनुमान राजीव कुमार के द्वारा बोला गया है। राजीव कुमार कौन है? तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है, इनके द्वारा बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय इकोनॉमी निर्धारित समय में हासिल करेगी $5 ट्रिलियन का आकार, किसके द्वारा बोला गया है? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा बोला गया है। इनके द्वारा बोला गया है कि इकोनॉमी जो है वर्ष 2024-25 तक जो है $5 लाख करोड़ की हो जाएगी। साथ में इनके द्वारा ये भी बोला गया है कि 2030 तक जो है $10 लाख करोड़ का आकार हासिल कर लेगा भारत की अर्थव्यवस्था। लेकिन जो RBI की राय अलग है, तो इसे पढ़ सकते हैं। सिर्फ बातें हैं, ये लिखना कहीं नहीं है, बस जान लीजिए कि ये मैटर है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि महंगे पेट्रोल डीजल से फिलहाल राहत के आसार नहीं, तो आपको पता है क्यों। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में निशाने पर हिंदू समुदाय, ये निशाने पर देखिए एक अफवाह के कारण आ गए हैं। उसका पीछे क्या था कि जो दुर्गा पंडाल था, ठीक है, जो दुर्गा पंडाल था, दुर्गा पंडाल में एक मुस्लिम युवा ने जाके जो कुरान की आपके प्रति थी उसे रख दिया था। और उसके बाद अफवाह फैल गई कि जो हिंदू लोगों ने जो कुरान है उसका अपमान किया, मतलब इस निंदा किया है। और धीरे धीरे ये अफवाह फैलने के कारण जो पूरे शहर में दंगा होने लगता है और जो वहाँ पर हिंदू भाई हैं उन सभी का उत्पीड़न किया जाता है इन कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा। और जो वहाँ की सरकार है इन सभी पर कार्रवाई कर रही है। उत्तरी कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण प्रतिबंधों को लागू करने का आह्वान किया गया है। उसका पीछे रीज़न है कि अभी उत्तरी कोरिया जो है फिर से जो पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। साथ में अमेरिका को निशाना बनाना उद्देश्य नहीं उत्तरी कोरिया के द्वारा बोला गया है। इसमें आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के जो है 15 सदस्यीय निकाय सुरक्षा परिषद, इसमें कितने आपके अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी हैं सुरक्षा परिषद में और 10 अस्थायी मेंबर हैं। 5 अस्थायी कौन कौन है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्लासगो के पर्यावरण सम्मेलन में हिस्सा लेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको याद रखना है कि अगले महीने जो है ग्लासगो शहर ब्रिटेन में जो है पर्यावरण सम्मेलन होगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसकी जानकारी जो दी गई है, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर शामिल होंगे और अपने भाषण के माध्यम से भविष्य की जानकारियाँ देंगे और भारत के द्वारा क्या क्या किया गया उसके बारे में भी बताया जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि भारत जो है अक्षय ऊर्जा से 2030 तक कितना ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है? तो 450 गीगावाट। अब वर्तमान में कितना उत्पादित कर रहा है अक्षय ऊर्जा से? तो 100 गीगावाट आपके उत्पादित कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट है कि दक्षिण कोरिया के पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया गया। और ये कहाँ से परीक्षण किया गया था? तो नारो अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया गया था। और आपको याद रखना है कि यह पहला जो है 3 चरणों वाला स्वदेशी रॉकेट था दक्षिण कोरिया का। और इस रॉकेट का नाम क्या था? तो इसका नाम था नूरी हो, यहाँ पर नूरी हो इसका नाम था। और इसका वजन कितना था? तो 1.5 टन इसका वजन था, 1.5 टन इसका वजन था। और पृथ्वी से जो है 700 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित करना इसका लक्ष्य था, लेकिन ये विफल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? विफल हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1 टन से अधिक जो है वजनी वाला उपग्रह, 1 टन से, फिर से नोट कीजिएगा, 1 टन से अधिक वजनी उपग्रह ले जाने वाले में कौन कौन सा देश आपके शामिल है? कौन कौन सा ऐसा देश है जो 1 टन से अधिक वजन वाले उपग्रह को प्रक्षेपित कर सकता है? तो पहला आपके है रसिया, पहला कौन है? रसिया। दूसरा है USA, तीसरा है भारत, चौथा है फ्रांस, पाँचवा है चीन, छठा है जापान। ये 6 देश आपके 1 टन से वजन से अधिक जो उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा से बाहर स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो मून जे इन, ठीक है, मून जे इन। एक बार आप दक्षिण कोरिया का लोकेशन देख लीजिए। आप यहाँ पर ये देखिए, ऊपर में आपके नॉर्थ कोरिया है, नीचे आपके साउथ कोरिया है और उसके नीचे देखिए आपके जापान है, ठीक है, ये आपके जापान है। और यहाँ पर आपके शिंकाकू आइलैंड है, जो शिंकाकू आइलैंड है उस पर किसका अधिकार है? तो जापान का है, ठीक है, ये आपके दक्षिण कोरिया है। एक बड़ा सा मैप देखिए, दूसरा मैप, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ ये देखिए दूसरा सा मैप है, ये आपके नॉर्थ कोरिया है, ये आपके इधर साउथ कोरिया है। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कौन सी रेखा अलग करती है? तो 38 डिग्री अक्षांश रेखा आपके दोनों को अलग करती है। ये आपके जापान CF जापान है, ये आपके कोरिया
कोरिया की खाड़ी है, ये आपके येलो सी है। इतना साथ में जो नॉर्थ कोरिया है उसकी राजधानी कहाँ पर है, तो प्योंगयांग इसकी राजधानी है। और जो साउथ कोरिया उसकी राजधानी कहाँ पर है, सियोल उसकी राजधानी है। नेक्स्ट है कि न्यूज कंटेंट के लिए फ्रांस के प्रकाशकों को भुगतान करेगा फेसबुक। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने देश को समर्पित किया भाखड़ा बांध, तो आज ही समर्पित किया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1963 में आज ही भाखड़ा बांध को देश को समर्पित किया। जो भाखड़ा बांध है किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर बना यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। और इसी से जो है कुछ दूरी पर नांगल बांध भी स्थित है। नेक्स्ट है कि रवाना हुआ चांद पर पानी का पता लगाने वाला चंद्रयान फर्स्ट, तो आज ही रवाना हुआ था। वर्ष 2008 में आज ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया। इस अभियान पर जो है 386 करोड़ रुपये खर्च आया था। और चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने का श्रेय जो है चंद्रयान फर्स्ट को ही जाता है। और अगस्त 2019 तक जो है ये सक्रिय रहा था। उसके बाद इससे हमारा संपर्क टूट गया था, लेकिन जिस काम के लिए हम लोगों ने इसे भेजा था उसने अपना काम पूरा कर दिया था। नेक्स्ट है कि काकोरी कांड में अहम भूमिका में थे अशफाक उल्ला खां। तो जो अशफाक उल्ला खान के बारे में जान लीजिए। ये महान क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां का जन्म आज ही हुआ था। और कब हुआ था, 1900 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में मिलकर उन्होंने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। उन्होंने वारसी और हसरत के नाम से हिंदी और उर्दू में जो है कविताएं और गज़लें लिखी। और 1925 में जो है चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र लहड़ी जैसे क्रांतिकारियों के साथ काकोरी कांड में उनकी अहम भूमिका रही। और काकोरी कांड मामले में जो है 19 दिसंबर 1927 को जो है अंग्रेज़ों ने इनको फांसी दे दी। किनको, तो अशफाक उल्ला खां को। नेक्स्ट है कि गैस के साथ पाइपलाइन में, ये आपके गैस का पाइपलाइन है, इसे के अंदर जो है क्या होगा, एक रोबोट दौड़ेगा। गैस के साथ पाइपलाइन में रोबोट दौड़ेगा और खतरे पर चेताएगा। आपको ये समझा देते हैं, पहले एक बार समझ लीजिए किसके द्वारा बनाया गया है। तो IIT कानपुर ने गेल के लिए बनाया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए बनाया है। और जो आपकी रोबोट है गैस से ही चार्ज होकर यह किसी खतरे पर मॉनिटरिंग सेंटर को जानकारी देगा। ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है। और इस पाइप के अंदर इस रोबोट को डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये गैस पाइपलाइन है, याद रखना है, ये गैस पाइपलाइन है। ये रोबोट जो है चार्ज कैसे होगा, तो जो गैस जा रहा है पाइप में उसी से अपने आप ये रोबोट चार्ज हो जाएगा। और इसका काम क्या रहेगा, तो इसका काम है कि कहीं पर जो गैस का पाइप है कहीं टूट गया, ठीक है, कहीं पर लीकेज हो रहा है, कहीं पर और कोई समस्या आ गई, तो जो आपके ये रोबोट है ये अपने सेंटर को मैसेज भेज देगा कि यहाँ पर जो है इस लोकेशन पर जो है पाइप टूट गई है, आप यहाँ पर इसे आके मेंटेन कर लीजिए। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये प्रति घंटा इसकी रफ्तार कितनी होगी, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होगी। और इसे जो है उत्तर प्रदेश और गुजरात जो आपके पाइपलाइन है उसमें इसे दौड़ाया जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1300 किलोमीटर है। करीब बोला जा रहा है कि 8 दिन में जो है अपना ये जो पूरा दूरी तय कर लेगा ये रोबोट, ठीक है, इस पाइपलाइन में। तो ये अच्छा है, अच्छा कदम है। इससे क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि जो इंजीनियर थे उनको पता लगाने में टाइम लग जाता था कि गैस पाइपलाइन टूटा कहाँ पर है, और उससे जो आसपास के गांव में थी वहाँ पर लोग पैनिक हो जाते थे। इससे बहुत ही फ़ायदा होगा, इससे नोट कर लीजिएगा, इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट आज का न्यूज़ थे सारी न्यूज़ को हम लोगों ने कवर कर लिया। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।